मैं नुमान ही सॉल्यूशन चैनल की तरफ से आज आपके सामने 10th क्लास फिजिक्स पंजाब बोर्ड के सिलेबस के चैप्टर 10 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, उसके तमाम न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। इसमें टोटल जो न्यूमेरिकल हैं वो 10 हैं, 10.1 से लेकर 10.10 तक। चलिए पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा 10.1 The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon? If Gm is equal to Ge divided by 6 ms minus 2, where Ge is equal to 10 ms minus 2. एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड बताया गया है। इसकी लंबाई हमें बतानी है ज़मीन पर, उसकी लंबाई हमें बतानी है चांद पर। अगर चांद की ग्रेविटी, जिसको Gm से यहाँ पर लिखा गया है, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू Ge डिवाइडेड बाई 6, यानी कि Ge जितना भी होगा उसको डिवाइड बाई 6 करने से Gm की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरह से Ge जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा ख्याल है कि हम टाइम पीरियड और एक दो और कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी खास तौर पर, इन दो चीज़ों को हम ज़रूर देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपकी बुक का ये पेज है। इसमें इस इमेज को देखिए जो कि सिंपल पेंडुलम की इमेज है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना, सिर्फ आप इसमें इस ए पोजीशन को देखें जहाँ पर मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है, इस ओ पोजीशन को देखें और इस बी पोजीशन को आप देखें। देखें इस पेंडुलम को, जैसी बात है कि जब इस तरह से झूलेगा तो आपको किसी ना किसी पोजीशन पर पहले तो लेके जाना पड़ेगा। फर्ज कर लें कि आप इसको पोजीशन ए की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है, यहाँ लाकर आप इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये मूव करेगा इस तरह से ओ की तरफ, ठीक है, ओ की तरफ आएगा, ओ से फिर बी की तरफ आएगा, बी से फिर वापस ये आ जाएगा ओ की तरफ और ओ से फिर वापस ये आ जाएगा ए की तरफ, ठीक है। मतलब ये जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ, तो यहां पे आकर इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब इस एक चक्कर कंप्लीट करने में इसने जितना टाइम लिया वो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। एक चक्कर कंप्लीट करने में इसने जितना वक्त लिया वो इसका टाइम पीरियड होता है। आई होप कि आपको टाइम पीरियड जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और चीज हमारे पास है, वो होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड या इन 1 सेकेंड, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में होने वाली जितनी भी वाइब्रेशन है, एक सेकेंड में होने वाली जितनी भी ऑसिलेशन है, चाहे वो स्प्रिंग की हो या पेंडुलम की हो, या आपकी बुक में एक बाउल भी बताया गया है, अगर उसकी हो तो वो क्या होंगी, वो फ्रीक्वेंसी उसकी कहलाएगी, ठीक है। यहां पे आप देखें द टाइम पीरियड taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period, ठीक है, टाइम पीरियड। और जिस तरह के मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी देखते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर साइकिल्स, आर वाइब्रेशंस भी आप कह सकते हैं, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, ठीक है, यानी कि f इज इक्वल टू 1/t, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दरअसल ये f इज इक्वल टू 1/t आप लिख सकते हो, या t इज इक्वल टू 1/f भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वक्त जरूरत डेटा पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे। चलिए वापस न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो अब हम इसमें से गिवन डाटा लिख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे दिया गया है। गिवन डाटा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। गिवन डाटा में एक तो t है, एक Ge हो गया यानी कि ग्रेविटी ऑन अर्थ हो गया, एक Gm है। Gm थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि Ge डिवाइडेड बाई 6 है, तो Ge की वैल्यू हमें दी गई है 10, 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1.67 ms माइनस 2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब जो चीज हमें फाइंड करनी है वो दो चीजें हैं, एक तो हो गई Le यानी कि लेंथ ऑन द अर्थ इसी पेंडुलम की, और दूसरा हो गया Lm यानी कि लेंथ ऑन द मून, ठीक है। फाइंड में ये दो चीजें भी हम साथ में लिख लेते हैं ताकि ये हमारे सामने रहे। कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन में हमें पता है, वी नो दैट, एक फार्मूला जो कि शायद आपको बड़े अच्छे से पता होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G विद इन द अंडर रूट।
तो इस फॉर्मूले को हमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू एल हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडिफाई हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, ताकि ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट हमारा इधर से खत्म हो सके, ठीक है। अंडर रूट खत्म होगा तभी हमारा एल जो है वो इससे बाहर आ सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें बोथ साइड जो है वो इसकी स्क्वायरिंग की है। टी स्क्वायर हो गया और ये ओवरऑल का स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस स्क्वायर का मतलब होता है कि हर एक वैल्यू का अलग स्क्वायर है, ठीक है। हर एक वैल्यू का अलग स्क्वायर है, जबकि अंडर रूट के नीचे जो भी होगा वो एक वैल्यू काउंट की जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 2 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं पाई जो है वो पाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह से हमारा ये जो अंडर रूट है ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एल ओवर जी आ गया। अब जाहिर सी बात है कि हमें इसको एल के लिए मॉडिफाई करना है। एल के लिए मॉडिफाई जब हम इसको करेंगे वो किस तरह से, हमें यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एल को बाकी रखना है, ठीक है। तो एल को हम इधर बाकी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो जी है, जी को उठाकर बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जी बराबर के इस तरफ नीचे है तो उस तरफ जाकर बराबर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ से अब हुआ खत्म। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर। इस 4 पाई स्क्वायर के हम इस 4 पाई स्क्वायर को हम यहाँ पे बराबर के इस तरफ, ये ऊपर है, इसको हम इस जगह आकर नीचे उतार देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है एल के हिसाब से वो फाइनली ये बनता है एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो बस अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। हम वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। 2 चीजें आपको काउंट करनी थी, एक हमारे पास है जो एल ई है और दूसरा है एल एम, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। टी स्क्वायर हमारे पास हो गया टी स्क्वायर जी ई डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। टी स्क्वायर आपने देखा कि वो 2 था और जी ई जो है वो 10 था, ठीक है। नीचे कांस्टेंट वही रहा, जो चीज कैंसिल होती थी वो कैंसिल हुई। सो 10 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1.02 मीटर। इसी तरह से आप इस साइड को भी देख लें। इस साइड में हमारे पास वही फॉर्मूला है, बस वहां पे जी ई है, यहाँ पे हमारे पास जी एम हो जाएगा 1.67, ठीक है। यहाँ से ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ, 1.67 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट आएगा 0.17 मीटर फॉर एल एम। पहला न्यूमेरिकल आपके पास मुकम्मल हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है। ये है 10.2। A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of moon? एक एस्ट्रोनॉट एक पेंडुलम को चांद पर लेकर जाता है जिसकी लंबाई है 0.99 मीटर, और इसका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है 4.9 सेकेंड में। तो हमें ग्रेविटी बतानी है कि इसकी ग्रेविटी चांद पर कितनी होगी। गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा जो हमें दिए गए हैं, 2 चीजें वो मैंने सामने लिखी हैं, ठीक है। फाइंड भी हम लिख लेते हैं। फाइंड हमने जीएम यहाँ से काउंट करना है। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। फिर वही फॉर्मूला जो कि हमने पहले यूज किया है आपके सामने रहेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी जो है वो काउंट करनी है चांद पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस बार हमें इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जी, लेकिन उसके लिए उसी तरतीब से जिस तरह के हमने 10.1 में किया आप करेंगे और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब आप बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी का स्क्वायर और इस ओवरऑल का स्क्वायर। टी का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर सिंपल हो गया, ठीक है। इसका जब आप स्क्वायर ओपन करते हैं तो आपके सामने आता है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, जिस तरह के 10.1 न्यूमेरिकल में हमने अभी देखा है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि आपको जी के लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस जी को और इस टी स्क्वायर को इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जी यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर की जगह और टी स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला आपका जो है वो मॉडिफाई हो जाता है इस तरह से। सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, उम्मीद है कि आपको ये पहले से पता होंगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो है जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। इसमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हम m कर लेते हैं, यानी कि मून के हिसाब से। बस हमने जी एम इसमें इजाफा कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर लिख कर आए थे कि हमें जी एम फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यूज को जो है वो पुट कर हम कर देते हैं। l के लिए 0.99 है और t के लिए हमारे पास है 4.9 स्क्वायर।
अब इसमें एक बात जरूरी है कि आप बोर्ड मैथ्स का रूल जो है वो जरूर याद रखें, ठीक है। बोर्ड मैथ्स आई होप सो कि आपको वो पता होगा, ठीक है, वो किस तरह से होता है। उसके लिए मैं ये आपको असाइनमेंट के तौर पर छोड़ता हूँ कि आप उसको खुद से सर्च करें कि बोर्ड मैथ्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व नहीं कर सकते तो इनको बारी बारी सॉल्व करें। पहले आप जो भी स्क्वायर है या जो भी पावर है उस पावर को पहले सॉल्व कर लें, जो ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इज इक्वल टू लगाकर इनकी जो वैल्यू बनती है उनको पहले आगे लिख लें, तब तक उनको सॉल्व कर लें जब तक वो एक सिंगल वैल्यू ऊपर भी बच जाए और नीचे भी बच जाए, और उसके बाद इसको सॉल्व करें। अगर तो आपसे ट्रैक नहीं होता तब, ठीक है, बजाय इसके कि आप गलती करें, बेहतर ये है कि आप स्टेप वाइज इसको करके आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारे पास मुकम्मल हुआ। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा तीसरा न्यूमेरिकल स्क्रीन पे हमारे मौजूद है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। ये हमारे पास है 10.3। Find the time periods of a simple pendulum of 1 meter length placed on Earth and on Moon. The value of G on the surface of Moon is 1/6 of its value on Earth, जबकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो GE से लिखी गई है इज इक्वल टू 10 ms-2। आपको टाइम पीरियड बताने हैं एक 1 मीटर की लेंथ के पेंडुलम के। टाइम पीरियड आपको जमीन पर बताना है और टाइम पीरियड आपको चांद पर बताना है। जो ग्रेविटी है चांद पर वो उसी तरह से है जिस तरह के आपने पहले न्यूमेरिकल में देखी थी 10.1 में, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ। इसका मतलब यही है कि आप 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 6 भी आप इसको लिख सकते हैं उसी तरह से जिस तरह के हमने 10.1 में लिखा, ठीक है। तो हम गिवन लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा यहाँ पे लिख लिया गया। 1 मीटर लेंथ हो जाती है। GM को देखें वैसे ही कैलकुलेट किया है बिल्कुल जैसे कि हमने 10.1 में कैलकुलेट किया था, और रिजल्ट हमारे पास GM का आता है 1.67 ms-2। इसी तरह से फाइंड भी हम अपने सामने रख लेते हैं। जो चीज हमें फाइंड करनी है वो टाइम पीरियड्स हैं। एक TE हमारे पास है यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन द मून। आगे चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन की तरफ जब आप जाएंगे तो हमें वही फार्मूला याद है जो कि अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। T is equal to 2 pi L over G within the under root, just L over G। तो यहाँ पे इस फार्मूले को मॉडिफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जस्ट यहाँ पे टाइम पीरियड ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बस आती है बारी सिंपल वैल्यूज को पुट करने की, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं। हमारे पास है L over GE और इस जगह पे L over GM विद रिस्पेक्ट टू TM और विद रिस्पेक्ट टू TE। इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 विद इन द अंडर रूट, ठीक है। सबसे पहले आप अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 रिजल्ट आता है। 0.1 का आप अंडर रूट करेंगे, जितना भी रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इसका अंडर रूट आप करेंगे और इसका जो भी रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। इस तरह हमारे पास TE जो है वो हो गया 2 सेकेंड और TM जो है वो हो गया 4.9 सेकेंड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है 10.4। ये हमारी स्क्रीन पर। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when GE is equal to 10 ms-2। ठीक है, GE अगर ना भी दी गई हो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 10 ms-2 होती है। एक सिंपल पेंडुलम अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो आपको बतानी है कि कितनी होती है, उसी तरह से जिस तरह के आपने 10.1 न्यूमेरिकल में देखा था, ठीक है। और रिजल्ट भी सेम ही आएगा क्योंकि उसमें टाइम पीरियड 2 दिया गया था और यहाँ पर भी टाइम पीरियड 2 ही है, ठीक है। डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई स्प्रिंग हो, अगर ये पेंडुलम है तो पेंडुलम के हिसाब से वो अपना 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है जितने वक्त में वो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इस शेडेड एरिया को आप देख सकते हैं, ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन बयान कर रहा है। तो लिहाजा जो 2 सेकेंड है वो हमारे पास टाइम पीरियड हुआ। सो हमारे पास गिवन डाटा जस्ट T is equal to 2 सेकेंड होता है। फाइंड में हमने लेंथ फाइंड करनी है। कैलकुलेशन में हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है और इसको उसी तरह से मॉडिफाई हम करेंगे जिस तरह से मॉडिफाई हमने किया 10.1 में।
विद रिस्पेक्ट टू एल मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी विद इन द अंडर रूट, ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, हमारे पास उसी तरह से रिजल्ट आ गया, ठीक है, जिस तरह से हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये देखिए ये 4 पाई स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर दरअसल इसका जो इस तरह से वैल्यू जो लिखी होती है उसमें रिलेशन इसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले के साथ डिवाइड का होता है, ठीक है, यानी कि अगर ये एल के साथ भी लिखा होता तब भी बात एक ही थी, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। जब आप 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी को बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये उलट हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा उस साइड पे जाकर जी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर जी हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। आप एज्यूम करें कि दोनों चीजें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये ऊपर है 4 पाई स्क्वायर और ये जी नीचे है, ठीक है। जब उस साइड पर जाएगा तो जी ऊपर और 4 पाई स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो होगा L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, जो चीजें यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं उनको कैंसिल भी कर लेते हैं। तो लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 1.02 मीटर, ठीक है। ये वही रिजल्ट है जो कि हमने 10.1 न्यूमेरिकल में देखा था, अर्थ का जो लेंथ था पेंडुलम का वो। अगला जो न्यूमेरिकल हमारे पास है आपकी स्क्रीन पर ये है 10.5। If 100 waves passes through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter? Calculate the wave speed. 100 वेव्स गुजरती हैं एक पॉइंट से, ठीक है, एक मीडियम की मौजूदगी में 20 सेकेंड में। इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं और इसका टाइम पीरियड बताएं। इसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर की है और इसकी स्पीड भी आपको बतानी है, यानी कि वेव के गुजरने की स्पीड कितनी होगी। जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे सामने है नंबर ऑफ वेव, यहाँ पे मैंने इसको n से मेंशन कर दिया, n इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, लैम्डा वेवलेंथ हमें यहाँ पे दी गई है जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 100 0.06 मीटर। मतलब इसको सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट मीटर में लाने के लिए हमने डिवाइड बाय 100 किया। या इसके अलावा सेंटी के लिए आप 10 रेज़ टू पावर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको किसी और न्यूमेरिकल में हम ट्राई करेंगे -2 लिख के। फाइंड भी हम स्क्रीन पे लिख लेते हैं। फाइंड हमारे पास है, 3 चीजें आपको यहां से बतानी है। एक तो हो गया टाइम पीरियड, एक हो गया फ्रीक्वेंसी और एक हमारे पास हो गया स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव को हम v से काउंट कर रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं है, ये स्पीड ऑफ वेव है दरअसल, ठीक है। बस हम इसको v से ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको वेलोसिटी मत बोलिए, इसको स्पीड ही रहने दीजिए, ठीक है, कि ये स्पीड है। तो दोनों में फर्क है। आई होप कि आपने 9th में ये पढ़ा होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। आगे चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। कैलकुलेशन में देखिए हमारे पास जितनी नंबर ऑफ वेव हैं और वो जितने वक्त में गुजरती हैं, इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करें, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वेव n को डिवाइड बाय t जब करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हासिल होती है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट बनता है वो होता है s-1। s-1 दरअसल SI यूनिट ये नहीं होता, इसी वजह से हम उसको हर्ट्ज में लिखते हैं। ये दरअसल एक साइंटिस्ट का सरनेम है, हर्ट्ज। सिस्टम इंटरनेशनल में फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से ही लिखा जाता है, ना कि s-1 से, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशंस में वो किस तरह से सामने आता है, ठीक है। यहां तक अगर देखिए s जो है वो ऊपर चला जाएगा तो s-1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हम उसको हर्ट्ज में आसानी के साथ बदल सकते हैं, ठीक है। तो इससे फॉर्मूलाज का भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है। देखिए अगर हम इस t को ऊपर लिख देते तो रिजल्ट तो हमारे पास सेकंड में आ जाता, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो नहीं बनता। इसका मतलब कि आपने कैलकुलेशन गलत की थी, ठीक है। सो f इज इक्वल टू n ओवर t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5 s-1 इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। तो ये पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसके बाद हम टाइम पीरियड देखिए, हमने आपकी ही बुक से एक पेज में देखा और उस डेफिनेशन को पढ़ा और उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि t इज इक्वल टू 1 ओवर f भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि t जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ f है। t इज इक्वल टू 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड का रिजल्ट आता है।
आगे चलते हैं तो हमने यहाँ से स्पीड काउंट करनी है, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव के लिए आपके पास होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हम यहाँ पे हमारे पास अब f भी मौजूद है और लैम्डा तो पहले से ही मौजूद है, तो इनकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 इज इक्वल टू 0.3 ms माइनस 1। इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व हो गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है 10.6। 10.6 में अ वुडन बार वाइब्रेटिंग into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? एक लकड़ी का लट्ठा एक रिपल टैंक के पानी में डाला है और इससे बनने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज और इन वेव्स की वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। इन वेव्स की स्पीड आपको बतानी है कि कितनी होती है। गिवन डेटा हम यहां पे लिख लेते हैं। गिवन डेटा फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज और लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/100 इज इक्वल टू 0.03 m। फाइंड हमने यहां से स्पीड करनी है। कैलकुलेशंस में हमारे पास क्या कुछ होगा वो देखते हैं। हमें एक फार्मूला जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें दो ही वैल्यूज हमारे पास हैं और ये मौजूद भी हैं, तो लिहाजा इनको पुट कीजिए और रिजल्ट निकालिए। v इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू 0.36 ms माइनस 1। तो ये स्पीड ऑफ वेव हमारे सामने आ गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 10.7 10.7 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 hertz and travel along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second. What is the speed of wave? What is the time period of wave? And what is the wavelength of the wave? ठीक है, जिस तरतीब से ये लिखे गए हैं उसी तरतीब से ही हम इनको मालूम करेंगे। एक ट्रांसवर्स वेव एक स्प्रिंग के अंदर पैदा होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज। इस स्प्रिंग की लेंथ है 90 मीटर और ये वेव इसमें 90 मीटर का जो फासला है वो तय कर लेती है 0.5 सेकेंड में। इसमें टाइम पीरियड हमें बताना है, वेव्स का स्पीड बतानी है और वेव लेंथ बतानी है। चले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा f आ गया 190, l आ गया 90 और टाइम हमारे पास आ गया। ठीक है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये जस्ट टाइम है। ठीक है, मैं इसको छोटे t से, स्मॉल t से जो है वो यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। फाइंड में हमने क्या करना है, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, a पे, b पे हमें मालूम करना है स्पीड और c पे हमें मालूम करना है लैम्डा यानी वेवलेंथ। कैलकुलेशन में हमारे पास सबसे पहला टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है। t इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/190 इज इक्वल टू 0.0052 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है 0.01 सेकेंड। आपकी बुक में 0.01 सेकेंड का रिजल्ट ही लिखा गया है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने 9th में जो स्टॉप वॉच पढ़ा था टॉपिक, उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट था वो होता था 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। ठीक है, यानी लीस्ट काउंट होता है किसी डिवाइस की, किसी आले की कम से कम मेजरिंग पैमाइश या मेजरिंग हद, उससे ज्यादा कम वो नहीं पैमाइश कर सकता। ठीक है, लीस्ट काउंट में फिर से आपको बता दूं, किसी भी डिवाइस की, किसी भी आले की कम से कम पैमाइश करने की गुंजाइश को लीस्ट काउंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको 0.01 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपकी बुक के मुताबिक भी ये आ जाता है और एक वजह आपको समझ भी अब आ रही है। वी नो दैट अगला जो है वो है हमारे पास स्पीड। v इज इक्वल टू d/t। अगर देखिए यहाँ पे हम v को स्पीड मान रहे हैं तो ये जो d है वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर इस v को हम वेलोसिटी मानते हैं तो ये d जो है वो डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। ठीक है, वो आपने 9th में पढ़ा होगा। वेलोसिटी और स्पीड में भी फर्क है, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो है वो जो गिवन डाटा में L लिखा था वो दरअसल कुछ नहीं है, वो D फॉर डिस्टेंस ही है जो कि 90 मीटर हमने लिखा।
ठीक है, एक दफा फिर से उसको देख लें आप, ऊपर मैं लेके जाता हूँ इसको, ये देखिए L इज इक्वल टू 90 जो है वो हमने इस जगह पे लिखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है और नीचे टाइम है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, तो ये जनरल फार्मूला जो है वो आपके पास स्पीड का मौजूद है, ठीक है। इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू एल ओवर टी इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 180 ms माइनस 1। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है स्पीड ऑफ वेव की स्पीड का, ठीक है। आगे सी पे चलते हैं, तो सी पे हमें इसमें से काउंट करना है, क्या काउंट करना है एक दफा देख लेते हैं। हाँ जी, लैम्डा जो है वो इस जगह पे हमें काउंट करना है, ठीक है। लैम्डा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा। लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f इज इक्वल टू 180 भी मौजूद है और 190 f की वैल्यू भी मौजूद है, सो इनको हम पुट कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.95, ठीक है। फार्मूले में कुछ नहीं किया सिवाय उसको आसानी के साथ मॉडिफाई कर लिया, f को v के नीचे लेकर जाकर, ठीक है, f को यहां से उठाएं और v के नीचे ले जाएं, इस साइड पे सिर्फ लैम्डा बच जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, वैल्यूज पुट किया, आपके पास रिजल्ट आ गया 0.95 मीटर्स। ये न्यूमेरिकल हमारे पास मुकम्मल होता है। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं, जो कि है 10.8। 10.8 न्यूमेरिकल, वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 centimeter long. At one point, the water wave moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second. What is the speed of the water wave? What is the period of water wave? एक 6 सेंटीमीटर की एक डिश आपके पास मौजूद है जिसमें थोड़ा पानी मौजूद है, शैलो कहते हैं उथला पानी, कम गहरा। इस डिश के किसी एक किनारे पर पानी में कोई वाइब्रेटर की वजह से हलचल होती है, वाइब्रेटर लिखा नहीं गया लेकिन हलचल होती है किसी भी वजह से, ख्वाब मान लें आप, तो उसकी वजह से वेव जो है वो मूव करती हैं अप एंड डाउन, ठीक है। उनकी ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने की हद और ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने की हद, ठीक है। नीचे जाने की हद को अगर आप मान लें a और ऊपर आने की ज्यादा से ज्यादा जो हद होती है उसको आप b मान लें, तो ये जो दरमियान का फासला है इसको आप लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे जिक्र नहीं है लेकिन मैं साथ में वो भी बताता आपको चलता हूं, तो इस तरह से वो लैम्डा होता है। खैर यहाँ पे 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड जो है वो लिखा गया है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर और नीचे जो होते हैं ये 4.8 ऑसिलेशन जो है वो 1 सेकंड में ऊपर और नीचे मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हुई बाय डेफिनेशन, जो कि हमने इसी वीडियो के शुरू में देखी थी, वो आपके पास है, तो उसको आप वापस जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं वो याद। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा जो है वो आ जाता है। गिवन डाटा हमारे पास है f इज इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज और लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 0.06 मीटर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। डिवाइड बाय 100 मैंने नहीं किया, इस बार मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमें जो चीज मालूम करनी है, एक तो है स्पीड ऑफ द वाटर वेव और एक है पीरियड ऑफ द वाटर वेव। जो पहले है उसको हम पहले ही मालूम करेंगे। कैलकुलेशन में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, मालूम करने के लिए कई दफा अब आप इसको यूज कर चुके हैं, आप काफी फेमिलियर इससे हो चुके होंगे। यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 इज इक्वल टू 0.29 ms माइनस 1। एक हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ। आपके पास फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, आप इसको t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 ओवर 4.8 इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड आपका टाइम पीरियड आ जाता है। अब चलते हैं इस वीडियो के सेकेंड लॉस्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास है 10.9। At one end of a ripple tank 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. एक रिपल टैंक जिसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर की, उसमें एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जो वेव पैदा करता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 हर्ट्ज की और जिनकी वेवलेंथ बनती है 40 मिलीमीटर। अब आपने टाइम इसमें बताना है कि वो वेव
एक जगह से पैदा हो रही हैं और वो इस 80 सेंटीमीटर के रिपल टैंक को क्रॉस करके दूसरे एंड तक जब पहुंचती हैं तो कितना टाइम लगेगा उनको वहां तक पहुंचने में। गिवन डाटा हमारे सामने है, d इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि हम जो सेंटी है उसका 10⁻⁻² यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने यूज किया ताकि आपको ये भी पता लग सके। तो सेंटी इज इक्वल टू 10⁻² होता है, 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। इसी तरह से लैम्डा 40 mm जो मिली होता है वो 10⁻³ होता है, तो आप देख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। ठीक है, ये तो बड़ी वाज़ेह है। फाइंड में हमें क्या करना है, फाइंड में हमें इसका टाइम जो है वो फाइंड करना है। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन में एक फार्मूला जो कि आपने पहले देखा होगा, बल्कि हमने यूज भी किया है इसी वीडियो में, वो हमारे पास है v इज इक्वल टू d/t। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत ये है कि जो v है स्पीड ऑफ वेव वो आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है। आपके पास f भी मौजूद है और आपके पास लैम्डा भी मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस v की जगह पे सबसे पहले तो इस v की जगह को हम बदल लेते हैं, मतलब t हमने फाइंड करना है ना, इसको t के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, t को v की जगह और v को t की जगह हम लेकर आते हैं, तो हमारे पास बनता है t इज इक्वल टू d/v। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास v मौजूद नहीं है, v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, हमें पता है। ठीक है, मैंने नीचे लिख भी दिया है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू d/f लैम्डा भी इसको लिख सकते हैं हम, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं शेडेड एरिया में, यहाँ पे इन वैल्यूज को मैंने लिखा है। ठीक है, t इज इक्वल टू d/f लैम्डा, और इनकी वैल्यूज को भी यहाँ पे पुट कर लिया है। जो हमारे पास d है वो है 80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 हो गई और लैम्डा की वैल्यू उसी तरह से 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ आ जाती है। जो चीज यहाँ से कैंसिल होती है वो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास जो बाकी बचता है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। इस -3 को ऊपर ले जाएं तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ -2 + 3। ठीक है, और नीचे जो है वो हमारे पास जस्ट 5 बचता है इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरह से लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², नीचे वाली पावर ऊपर चली गई तो प्लस में हो गई। ठीक है, नीचे जो है वो आपके पास 5 रिजल्ट बचता है। अब +3 और -2 रिजल्ट आपके पास क्या आता है, रिजल्ट आपके पास आता है 1। 10 पावर 1 या जस्ट 10 कहें, बात एक ही है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20, और ये 5 वैसे ही रिजल्ट आपके पास आ गया 4 सेकेंड्स। इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं इस वीडियो के और इस चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। आखिरी न्यूमेरिकल हमारे पास है 10.10। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं पहले। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स transmitted by an FM station at 90 megahertz where 1 mega is equal to 10⁻⁶। अगर ये नहीं भी दिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रीफिक्सेस वगैरह आपने पढ़े होंगे 9th की फिजिक्स में, चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, क्वांटिटीज वाला चैप्टर, फिजिकल मेजरमेंट वाला चैप्टर। एंड स्पीड ऑफ द वाटर वेव इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ ms-1। ये जो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ ms-1, ये दरअसल वेलोसिटी होती है, या स्पीड कह लें, स्पीड होती है रोशनी की। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है ये, इसको हम c से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे c लिखें या v लिखें बात एक ही होती है, लेकिन जनरली मैं बता चाह रहा हूं आपको कि ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसको c से लिखा जाता है। ठीक है, What is the wavelength of रेडियो वेव? रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो आपको बतानी है, जबकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दी गई है और जो स्पीड है वो भी आपको दी गई है। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि therefore c is equal to v। ठीक है, मतलब c is equal to v ही है, क्योंकि हम इसमें कोई नया फार्मूला नहीं अप्लाई करने वाले। तो यहाँ पे 90 मेगा 10⁻⁶ होता है हर्ट्स, 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मेगा हर्ट्स। फाइंड में हमने क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है। कैलकुलेशन में हम चलते हैं वही फार्मूला जिससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं, वो है हमारे पास c इज इक्वल टू f लैम्डा या v इज इक्वल टू f लैम्डा कहें। ठीक है, बात एक ही है। c इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू, दोनों सूरतों में वो स्पीड ऑफ वेव को ही शो करता है। c इज इक्वल टू f लैम्डा इज इक्वल टू,
यहाँ पे फेरबदल इसमें थोड़ा सा करना है, एफ को आप नीचे ले जाएं सी के, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर एफ आपके पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर ली। 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। सबसे पहले तो देखें इस 3 से इस 9 को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है 30 बाकी रह जाता है, इस जगह पे 30 जो है वो बाकी रह जाता है। ऊपर वाला 3 तो खत्म हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये 30 जो है वो हमारे पास बाकी रह जाता है। तो नीचे हमारे पास हो गया अब 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6। 30 को फिर आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख सकते हैं ना। तो उस 10 को अगर इधर शामिल कर दें तो पावर 1 बढ़ जाएगी, मतलब 6 + 1 पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 8 ऊपर है और नीचे वाला 10 रेज़ टू पावर 7 है, इस 7 को आप ऊपर ले जाएं, 10 रेज़ टू पावर -7 हो जाएगा +7 से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि ऊपर 1 बच रहा है, नीचे हो जाएगा 3 हमारे पास आ गया। इसका 10 क्योंकि हम इसमें 6 में शामिल कर चुके हैं और ये 7 हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि -7 जो है वो ऊपर हमारे पास 8 - 7 की सूरत में लिखा गया है। तो 8 - 7 मीन्स 10, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 1 या जस्ट 10 ही गए। सो 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 3.33 मीटर, ठीक है। सो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3.33 मीटर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हमारे पास तमाम के तमाम जो चैप्टर 10 से थे वो सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe.